दयाशंकर घबराने लगता है और कहता है, किसी तरह का कोई भूत प्रेत तो नहीं? दूसरा सेवक कहता है, हाँ, नाम से तो कुछ ऐसा ही लगा। दयाशंकर कहता है, चलकर पूछे क्या कहीं छोटी मालकिन ने उस चीज को देख तो नहीं लिया? अंदर अंगूठी शनाया से कहती है, तुझे पता है वो दोनों बाहर खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं? शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या बात कर रहे हैं? अंगूठी जवाब देती है, तूने जो अभी कहा कि यहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, वो इसका मतलब भूत समझ रहे हैं। शनाया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या करूं यार, आदत लग गई है, इसलिए अपने जमाने के वर्ड्स मुंह से निकल जाते हैं। तभी शनाया के कक्ष के बाहर एक दासी दोपहर का भोजन लेकर आती है। दयाशंकर उसे रोकता है और उसे भोजन चखने को कहता है। वो दासी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर दाल में मिलाती है और एक निवाला खाकर दिखाती है। फिर दयाशंकर के वो थाल लेने से पहले ही दूसरा सेवक उस थाल को पकड़कर कहता है, लाओ मैं दे देता हूं। दयाशंकर उससे कहता है, हर काम में तो आगे आता नहीं, सिर्फ खाना देने के लिए तो आगे आने लगता है, ऐसा क्या मजा मिल रहा है तुझे? वो सेवक दयाशंकर से कहता है, इसमें मजे की बात क्या है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। और ये कहकर वो सेवक शनाया के कक्ष के अंदर आता है और अंदर से दरवाजा बंद करके चुपके से झांक कर देखता है कि शनाया उसे देख तो नहीं रही। फिर अपनी जेब से औषधि निकालकर दूसरी खुराक भी दाल के अंदर मिला देता है और फिर कक्ष के अंदर आकर शनाया से कहता है, छोटी मालकिन, आपके दोपहर का भोजन आ गया है। शनाया कहती है, आजा तू भी खा ले। सेवक कहता है, नहीं मालकिन, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं लग रही, आपको तो याद है पिछली बार मैंने उल्टी कर दी थी। शनाया बिना उसको जिद किए कहती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब ठीक लगे तब बताना। सेवक कहता है, जी मालकिन, जरूर, आपने पूछा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहकर वो सेवक कक्ष से बाहर चला जाता है और शनाया उठकर मेज पर जाकर बैठ जाती है और अपने बाल बांधकर खाना शुरू करती है। अनमोल चतुरा के कक्ष में है और चतुरा पूरे कक्ष में घूम घूम कर चक्कर काटते हुए सोच रही है और अनमोल परेशान होकर उससे पूछता है, अरे बहन, क्यों इतना परेशान हो रही है? थोड़ा सा बैठ जा। चतुरा कहती है, मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे सोचने की शक्ति और गति दोनों ही धीमी हो जाती है, लेकिन चलते हुए मेरा मस्तिष्क ज्यादा तेज काम करता है। अनमोल कहता है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हो सकता है उस सेवक को अभी तक मौका ही ना मिला हो उस औषधि को मिलाने का। दरअसल चतुरा इस बात से परेशान थी कि अब तक शिरीन पर औषधि का असर क्यों नहीं हो रहा है। चतुरा अनमोल से कहती है, आपको उस औषधि को बनाने की विधि अच्छे से पता थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बनाई उस औषधि में कोई गड़बड़ हो गई हो? अनमोल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस औषधि को कितनी ही बार बना चुका हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि केवल प्रयोग के लिए बनाई थी, लेकिन गुरुजी ने खुद ही उस औषधि को देखकर कहा था कि सबसे बेहतर मैंने ही बनाई है। चतुरा कहती है, तो अब तक वो औषधि शिरीन दीदी पर असर क्यों नहीं कर रही? अनमोल कहता है, मैं कह तो रहा हूँ, हो सकता है तुमने जिस सेवक को उस काम के लिए रखा हो उसे अब तक मौका ही न मिला हो। मैं तो कहता हूँ चलकर उससे बात करो। चतुरा कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हम अपना भेद कभी नहीं खोल सकते, अपना पक्ष कमजोर हो जाता है। यदि वो नौकर किसी के सामने हमारा पर्दाफाश कर देगा तो पिताजी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? अनमोल कहता है, अरे तुम बच्ची हो। चतुरा कहती है, मुझे माफ कीजिएगा अनमोल भैया, लेकिन पिताजी मुझे उस नजरिए से नहीं देखते। उन्हें अच्छे से पता है कि सही और गलत में मुझे अंतर पहचानना आता है और मैं उनकी नजर में गिरना नहीं चाहती। अनमोल कहता है, अरे तुम इस तरह बात मत करो, सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं एक नीच इंसान हूँ। चतुरा कहती है, हम दोनों ही हैं, इसमें छिपाने की बात क्या है? अनमोल चतुरा से कहता है, अच्छा ठीक है, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मेरी मानो तो उस नौकर से बात करो। चतुरा कहती है, हरगिज नहीं, उस सेवक को तो कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अनमोल कहता है, तो फिर इसके अलावा और क्या उपाय है हमारे पास? चतुरा कहती है, मैं वही तो सोच रही हूँ। चतुरा सोचते हुए काफी देर तक चक्कर काटती रहती है, फिर एकदम से उसे कुछ सोचता है और वो चलते हुए एकदम से रुक जाती है और अनमोल उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ, कोई तरकीब सूझी क्या? चतुरा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ। अनमोल पूछता है, कैसी तरकीब? चतुरा कहती है, इतनी साधारण सी तो बात है, पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आई। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद इसीलिए हम दोनों घबरा रहे थे। अनमोल कहता है, पहले मत बुझाओ, साफ साफ कहो। चतुरा पूछती है, आप और मैं शिरीन दीदी के क्या है? अनमोल जवाब देता है, हम दोनों उसके भाई बहन हैं। चतुरा कहती है, फिर यही तो बात है, हम दोनों तो जब चाहें उनसे जाकर मिल सकते हैं। उनके ऊपर असर हो रहा है या नहीं, क्या आप उनके हाव भाव, उनकी आंखों को देखकर समझ सकते हैं? अनमोल कहता है, बिल्कुल, उस औषधि का इंसान पर क्या असर पड़ता है इसको समझना भी मुझे अच्छे तरीके से आता है। मुझे तो उसकी नस पकड़ने की या छूने की भी जरूरत नहीं, मैं उसकी आंखों का रंग और शरीर की कपकपाहट से ही समझ लूंगा कि उस औषधि का असर हो रहा है या नहीं। चतुरा कहती है, तो फिर चलते हैं। अनमोल कहता है, लेकिन किस बहाने से जाएंगे? चतुरा कहती है, कोई भी छोटा मोटा बहाना हो सकता है। अनमोल बहाना सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शनाया को उसका भोजन किए काफी देर हो चुकी थी और अब वो फिर से उसी उपन्यास को पढ़ रही थी जो भविष्य के बारे में था। शनाया की अंगूठी उससे पूछती है, अरे तू इस किताब के पीछे क्यों पड़ गई? शनाया जवाब देती है, पता नहीं यार, इसकी कहानी में बड़ा मजा आने लगा है।
अंगूठी कहती है, तेरा दिमाग एक बार भी नहीं चला कि तू उस ऊर्जा के बारे में पता लगाए जो इतनी खतरनाक तरीके से तेरे शरीर में पनपी थी? शनाया कहती है, नहीं। अंगूठी को बड़ी हैरानी होती है और कहती है, लेकिन क्यों? शनाया कहती है, मुझे क्या जरूरत यार ज्यादा पंगा लेने की, तू है तो सही मेरे पास। अंगूठी कहती है, और मेरे ऊपर जो आफत आई थी उसका क्या? शनाया हंसने लगती है और कहती है, देख सीधी सी बात है, तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरे ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। अंगूठी पूछती है, और नहीं झेली तो? शनाया जवाब देती है, तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वैसे भी तेरी आवाज कोई सुन नहीं सकता, तेरे पास बात करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। जब तू थोड़ी देर में इतनी बोर हो जाती है, अगर मैं तुझे लावारिस करके बेदखल कर दूंगी तो तुझसे बात कौन करेगा? तभी अंगूठी कहती है, शनाया। शनाया जवाब देती है, अरे मैं सुन रही हूँ, मेरा नाम क्यों ले रही है? अंगूठी दोबारा से कहती है, शनाया शनाया। शनाया जवाब देती है, हाँ हाँ बोल रही हूँ, बार बार नाम क्यों ले रही मेरा? अंगूठी जवाब देती है, फिर से वही ऊर्जा। अब शनाया थोड़ा गंभीर हो जाती है और अपनी किताब बंद करके दोबारा अंगूठी को देखती है, जिसकी हरे रंग की रोशनी अब गायब होने लगी है और अंगूठी का पत्थर धीरे धीरे से नीला और लाल होता चला जा रहा है। और शनाया घबराती है और कहती है, ये कैसे हो रहा है बार बार? अंगूठी कहती है, मुझे क्या पता, कहीं जो तू किताब पढ़ रही है उसके अंदर कुछ तो नहीं? शनाया कहती है, तुझे तो पता चल सकता है ना, तू बताना कहाँ से आ रहा है ये सब? अंगूठी कहती है, मुझे नहीं पता इस ऊर्जा का स्रोत क्या है, पता होता तो अब तक बता देती। शनाया कहती है, अब क्या करें? अंगूठी कहती है, दोबारा से चाहिए, दोबारा से वही ऊर्जा चाहिए, दोबारा से भट्टी के पास भाग। शनाया कहती है, अरे बार बार वहां जाऊं? अंगूठी कहती है, ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तू बोल तो तेरे अंदर दोबारा छोड़कर दिखाऊं क्या? शनाया एकदम से डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कर, तू ठहर, मैं कुछ करती हूँ। और शनाया रसोई घर में भागने के लिए दोबारा से बिस्तर से खड़ी होती है, लेकिन जैसे अपने कक्ष का दरवाजा खोलती है, सामने अनमोल और चतुरा खड़े मिलते हैं। शनाया एकदम हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर? चतुरा और अनमोल मुस्कुरा रहे हैं और चतुरा कहती है, कमाल की बात है दीदी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको कैसे पता कि हम आपके पास ही आ रहे थे? शनाया जल्दबाजी में पूछती है, बताओ क्या बात है? अनमोल और चतुरा एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और अनमोल पूछता है, तुम कहीं जल्दी में लग रही हो, सब ठीक है? शनाया एकदम से अपने हाव भाव को ठीक करके कहती है, जल्दी? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम दोनों को क्या काम था मुझसे। चतुरा कहती है, देखो ना दीदी, मैं और अनमोल भैया एक विषय पर बहस कर रहे थे, अनमोल भैया को लगता है कि सब कुछ वही जानते, अब तुम ही फैसला करो कि हम में से सही कौन है। शनाया कहती है, किस बात का फैसला? अनमोल कहता है, अब यहीं पर खड़े होकर बताएं या हमको अंदर आने को कहेंगे आप? शनाया मन ही मन परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी परेशानी के भाव चेहरे पर नहीं आने देती। अंगूठी शनाया से कहती है, हो गया सत्यानाश, इन दोनों को भी अभी आना था, कोई भी बहाना बनाकर इनको भगा यहां से। शनाया चतुरा से कहती है, देखो अभी बात यह है कि अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अनमोल कहता है, क्यों, क्या हुआ? चतुरा और अनमोल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी औषधि काम कर रही है। अनमोल व्याकुल होकर पूछता है, आपको कैसा लग रहा है शरीन? शनाया कहती है, नहीं नहीं मेरा मतलब, वैसे मैं ठीक हूं, बस मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा। अनमोल कहता है, मतलब शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं? शनाया कहती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन शनाया के हाव भाव को देखकर अनमोल और चतुरा दोनों ही समझ जाते हैं कि शनाया किस वजह से बहुत हड़बड़ी में लग रही है और वो यही चाहते हैं कि अनमोल और चतुरा वहां से चले जाएं। अनमोल और चतुरा जिस उम्मीद से शनाया के पास से देखने आए थे कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, शनाया की हड़बड़ी देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या अनुमान लगाएं। चतुरा शनाया का हाथ पकड़ लेती है और उसे कक्ष के अंदर लाते हुए कहती है, दीदी आपको क्या हुआ? आप हमारे साथ बैठकर बात कीजिए, आखिर हम भी आपकी बहन हैं। शनाया को एकदम से गुस्सा आने लगता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करके वो चतुरा के साथ बिस्तर पर बैठ जाती है। अनमोल भी एक कुर्सी पर आकर अंदर बैठ जाता है। शनाया एक हाथ से अपनी अंगूठी को छिपाने लगती है ताकि उसके पत्थर का बदलता हुआ रंग अनमोल या चतुरा को दिखाई ना दे। चतुरा बिना कुछ कहे शनाया को ऊपर से नीचे तक भांपने लगती है कि आखिर वो क्या छुपाना चाहती है, आखिर क्यों जल्दी में है शरीन। शनाया की अंगूठी के बर्दाश्त करने की सीमा खत्म होने लगती है और वो चिल्लाकर शनाया से कहती है, देख इस समय इन दोनों की फिक्र मत कर, इनकी क्या किसी की फिक्र मत कर, बाहर खड़े दोनों सेवकों की फिक्र मत कर, शरीन के बाप सेनापति चक्रदेव की फिक्र मत कर, राजा विक्रमादित्य की फिक्र मत कर, सब कुछ भूल कर पहले मेरी जान बचा। शनाया पूरी तरह से फेर में पड़ जाती है कि वो एकदम से इनका पीछा कैसे छुड़ाए। शनाया के मन की बात अंगूठी समझ जाती है और अंगूठी कहती है, अरे तू इतना मत सोच, भाड़ में गए ये दोनों, सीधा भागती हुई रसोई घर में चल और मुझे जलती हुई भट्टी में झोंक दे। अनमोल और चतुरा एक दूसरे को देखते हैं और शनाया के अजीब से बदलते हुए चेहरे के भाव को देखकर पूछते हैं, शरीन आपको क्या हुआ है, कुछ तो कहिए। शनाया अब बिना कुछ कहे सीधे उठती है और कक्ष के बाहर भागने लगती है। चतुरा और अनमोल जल्दी से खड़े होकर शनाया के पीछे भागने लगते हैं। शनाया के कक्ष के बाहर खड़े दोनों सेवक भी हैरानी से शनाया को भागते हुए देखते हैं। चतुरा उनसे कहती है, पता नहीं दीदी को क्या हो गया, एकदम से भागने लगी हैं। दोनों सेवक भी शनाया के पीछे भागते हैं। शनाया भागती हुई सीधा रसोई घर की तरफ चली जाती है और उसके पीछे अनमोल, चतुरा और दोनों सेवक भागते हुए रसोई घर तक पहुंचते हैं। शनाया सीधा रसोई घर के अंदर घुस जाती है।
जहां पर सारे चूल्हे और भट्टी जल रही है। मुख्य बावर्ची ये देखकर फिर से हैरान हो जाता है और शनाया से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शनाया भागते हुए सीधा भट्टी की तरफ पहुंचती है और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर सीधे दहकती हुई भट्टी में फेंक देती है। तब तक अनमोल, चतुरा और दोनों सेवक भी वहां पर पहुंच जाते हैं। समय रहते ही चतुरा भट्टी के अंदर फेंकी हुई अंगूठी को देख पाती है कि उसका पत्थर पूरी तरह से लाल है और देखते ही देखते दोबारा से पूरे रसोई घर का तापमान गिरने लगता है। चतुरा और अनमोल भी इस बात को महसूस करते हैं और दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ठीक पहली बार की तरह पूरे रसोई घर की आग बुझ जाती है और भट्टी भी पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है और उसके अंदर सिर्फ राख दिखाई देती है। शनाया आगे झुककर सारी राख हटाकर दोबारा अपनी अंगूठी उठाती है, जो दोबारा से हरे रंग की रोशनी में चमकने लगती है। अपने हाथों से वो अंगूठी को झाड़ अपनी उंगली में पहन लेती है। चतुरा हैरान होकर पूछती है, दीदी ये क्या था? ये कैसे किया आपने? शनाया जवाब देती है, मैंने क्या किया है? शनाया के तेवर अब बिल्कुल बदल जाते हैं। शनाया जानती है कि अब उसे बेशर्म होकर पूरे धड़ल्ले से और अपनी हठधर्मिता से दिन को रात कहना पड़ेगा। क्या शनाया अनमोल और चतुरा की बातों का जवाब दे पाएगी या खुल जाएगा उसकी अंगूठी का राज सबके सामने? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चतुरा दोबारा कहती है, शिरीन दीदी, आपकी इस अंगूठी ने पूरे रसोई घर की आग बुझा दी। यहाँ की सारी भट्टियां देखते ही देखते ठंडी पड़ गई। शनाया कहती है, मुझे नहीं लगता। चतुरा कहती है, लेकिन दीदी आपने तो हम सबके सामने अपनी अंगूठी इसके अंदर फेंकी थी। शनाया कहती है, नहीं, मैंने कहाँ फेंकी थी, वो तो मेरी उंगली से फिसल करके गिर गई और मैंने निकाल कर दोबारा पहन ली। अनमोल कहता है, लेकिन हम सभी ने देखा। शनाया पूछती है, क्या देखा? अनमोल जवाब देता है, यही कि आपने अपने हाथों से अंगूठी को निकालकर इस भट्टी में फेंका और यहाँ की सारी आग बुझ गई। चतुरा उस अंगूठी को देखती है और फिर उत्सुक होकर पूछती है, दीदी क्या ये जादुई अंगूठी है? चतुरा और अनमोल को याद आता है कि इस अंगूठी को देने से पहले महर्षि ने इस पर हाथ फेरा था। अनमोल शनाया से कहता है, शिरीन, इस अंगूठी को देने से पहले महर्षि ने इस पर हाथ फेरा था, क्या उन्होंने ये भी बताया कि अंगूठी जादुई अंगूठी है? शनाया कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। और ये कहकर शनाया वहां से चली जाती है। चतुरा और अनमोल एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहा जाए। तभी मुख्य बावर्ची अनमोल से कहता है, छोटे मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है छोटी मालकिन को। यहाँ वो दूसरी बार आई है, जब पहली बार आई थी तो ऐसे ही उन्होंने अंगूठी को भट्टी में फेंका था और सारी आग बुझ गई थी। चतुरा और अनमोल को समझ आ जाता है कि उनकी दी हुई औषधि शिरीन पर काम क्यों नहीं कर रही। चतुरा अनमोल से कहती है, भैया शायद मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अनमोल कहता है, मुझे भी। चतुरा और अनमोल दोनों ही रसोई घर से बाहर जाने लगते हैं। एक सेवक मुख्य बावर्ची से पूछता है, हुजूर, भट्टी तो दोबारा बंद हो गई। मुख्य बावर्ची चिल्लाकर सेवक से कहता है, तो फिर दोबारा कोयला डालो और आग जलाओ, हमारा तो यही काम है। मुख्य बावर्ची भी शनाया की हरकत से अब तंग आने लगा था। एक भट्टी को जलाने में उन्हें 1 घंटे का समय लगता है और वो आकर अंगूठी डालती है और पल भर में सब कुछ राख करके चली जाती है। यहाँ अनमोल और चतुरा एकांत में आकर बातें करते हैं। चतुरा कहती है, भैया क्या आपको समझ आया कि आपकी औषधि काम क्यों नहीं कर रही है? अनमोल जवाब देता है, मुझे बिल्कुल समझ आ गया। वो जो अंगूठी पहनती है वो महर्षि की दी हुई जादुई अंगूठी है। मुझे लगता है शायद हमारी औषधि इसी वजह से काम नहीं कर रही है। चतुरा सोचने लगती है और कहती है, लेकिन वो इतने अजीब तरीके से दौड़कर रसोई घर में क्यों गई और वहां की आग क्यों बुझा दी? अनमोल कहता है, वही तो समझ नहीं आ रहा, हो सकता है औषधि से कोई संबंध हो इस बात का। चतुरा भी सोचने लगती है और फिर कुछ देर बाद कहती है, भैया मुझे लगता है उस औषधि का असर वो अंगूठी काट रही है। अनमोल सोचते हुए कहता है, शिरीन के पास जादुई ताकत कब से आई? चतुरा कहती है, वही तो। अनमोल मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। रात को अनमोल अपने नाइट वेयर पहनकर चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकलता है और शनाया के कक्ष की ओर बढ़ता है। वो उस पर जासूसी करने जा रहा था। अनमोल को उसके गुरु से शास्त्रार्थ और शारीरिक तौर पर कुछ ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसके पास एक फुर्तीला शरीर था जो उसे छत से छत तक आसानी से छलांग मारने में मदद कर सकता था। आमतौर पर वो इस तरह से पहले भी बाहर जाया करता था और बिना किसी की नजर में आए देर रात में लौटकर महल में प्रवेश कर लेता था, लेकिन इस बार आंगन में कुछ पहरेदार गश्त कर रहे थे और वो सभी लड़ाई में उस्ताद थे। इससे पहले कि अनमोल शनाया के कक्ष तक पहुंच पाता, कुछ पहरेदारों ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया, वो कौन है? और तेजी से उसका पीछा किया। अनमोल तेजी से भागने को मुड़ा। उसने अपनी सारी ऊर्जा शनाया के कक्ष तक पहुंचने के चक्कर में इधर उधर भागने में लगा दी। 3 चक्कर लगाने के बाद वो पहरेदारों से
छुटकारा पाने में कामयाब रहा और अपने कक्ष में वापस चला गया। उसने तेजी से अपने कपड़े बदले और चक्रदेव के दिन भर का काम खत्म हो जाने के बाद वो महल पहुंचा। अनमोल के कमरे में प्रवेश करने के बाद चक्रदेव ने चुपके से उसे देखा। उसने अनमोल से पूछा कि क्या उसने हत्यारे को देखा है और उसे बताया कि सिपाहियों ने कोशिश की लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। अनमोल डरा हुआ था लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और कहा कि उसने नहीं देखा। चक्रदेव ने आगे कुछ नहीं पूछा लेकिन जानबूझकर कुछ इस तरह से बोला कि इस बार शिरीन सबकी नजर में आ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे कुछ लोग होंगे जो उसे कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कुछ और सिपाहियों को भेजा है। किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए उसके कक्ष के चारों ओर गश्त करें। मैंने सिपाहियों को आदेश दिया है कि आंगन में आने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को मार दें। अनमोल, क्या आपके पास मेरे आदेशों के अलावा और कोई सुझाव है? अनमोल ये जानता था कि ये शब्द उसके पिता ने उसे चेतावनी देने को कहे हैं, इसीलिए वो कुछ और नहीं कहना चाहता था। वो झूठ मूठ का मुस्कुराया और शिरीन की रक्षा के लिए अपने पिता के आदेशों से सहमत हो गया। चक्रदेव ने उसके कंधे पर थपथपाया, आह भरी और कहा, अनमोल, तो मेरे सभी बच्चे हो। मुझे आशा है कि तुम सब प्यार कर सकते हो और एक दूसरे का साथ दे सकते हो। गुप्त रूप से एक दूसरे के खिलाफ योजना नहीं बना सकते, इससे मेरा दिल टूट जाएगा। अनमोल हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चक्रदेव मुड़ा और चला गया। अनमोल कुछ देर तक कमरे में घूमता रहा। वो जानता था कि अब वो शिरीन की जासूसी नहीं कर सकता था। उसने काफी देर सोचा और एक खत लिखा, फिर एक पक्षी को आवाज लगाकर अपने कक्ष की खिड़की पर बुलाया, जिसके द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी। उस पक्षी ने पत्र को अपने पेट में निकल लिया और बिजली की गति से उड़ गया। इस पक्षी की गति बहुत तेज थी, ये एक दिन में हजारों मील उड़ सकता था। अनमोल को लगता था कि ये पत्र जो उसने लिखा है वो एक दिन बाद उसके गुरु के हाथों तक पहुंच सकता है और फिर उसका गुरु शिरीन के अंदर के शैतान या बुरी आत्मा को खत्म करने के लिए किसी को जरूर भेज देगा। अगर शिरीन मरने के बाद दोबारा जीवित हुई होगी तो उसे उसके गुरु द्वारा उसका ये जन्म खारिज कर दिया जाएगा। रात अंधेरी थी लेकिन शनाया अभी सो नहीं पा रही थी। वो चलकर बिस्तर पर पलट गई। अंगूठी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या हुआ तुझे? वो राजगुरु को हराकर कुछ ज्यादा ही उछल रही है आजकल। शनाया उठकर बैठ जाती और कहती है, मैं क्यों उछलूंगी? मैं सोच रही हूं कि अगला कदम क्या उठाया जाए। आप और क्या कर सकती हैं? अब आप सबकी लोकप्रिय हैं। शनाया एकदम से अंगूठी की इतनी इज्जत भरे लहजे में बात सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, ये तेरी लैंग्वेज को क्या हुआ? अंगूठी जवाब देती है, माफ कीजिएगा, हम आपकी बात समझ नहीं पाए। शनाया कहती है, ये किस तरह का मजाक है? तू इतनी सोफिस्टिकेटेड कब से हो गई? अंगूठी जवाब देती है, हम तो हमेशा से ही ऐसे थे। शनाया को लगता है कि अंगूठी उससे प्रैंक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो इस बात को आगे नहीं खींचती और कहती है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी कर जो कह रही थी। अंगूठी कहती है, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अब तो सम्राट भी आपको बहुत महत्व देते हैं और आपके पिता ने भी आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अच्छे दिन आने पर आप भी चिंता क्यों कर रही हैं? शनाया कहती है, ये उतना आसान नहीं है जितना तू सोचती है। चक्रदेव को मेरी पहचान पर शक होने लगा है। मुझे डर है कि अभिलाषा की वजह से राजा ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है और वो भी मेरे पीठ पीछे मेरी जासूसी करवा सकता है। तो आप डरती हैं? अंगूठी पूछती है। क्या मैं डरती हूँ? शनाया हंसी। मैंने डर की भावना को कभी जाना ही नहीं। अंगूठी कहती है, सही कहा, आपने शिरीन का बदला लिया है। क्या आप उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हैं? स्वर्ग में उसकी आत्मा को आराम देना चाहती हैं? शनाया ने अपनी भौं उठाई। क्या पता वो मरी भी है या नहीं। अगर उसकी आत्मा अभी भी आसपास है तो उसे सब कुछ देखने में सक्षम होना चाहिए और मुझे उसे बताने के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आपको जरूरत है, अंगूठी ने कहा। शनाया प्रार्थना करेंगी तो वो शांति से आराम कर सकेंगी और आप भी कर सकें। और ये कहते हुए अंगूठी अचानक से रुक गई। शनाया को लगा वो कुछ छिपा रही है। वो क्या है? शनाया कहती है, पूरी बात बोल, रुक क्यों गई? अंगूठी कहती है, आप आसानी से उसके शरीर का उपयोग कर सकती हैं। आखिरकार ये उसका शरीर है और वो इतने दयनीय तरीके से मर गई। अब जब आपने बदला लेने में उसकी मदद की है तो प्रार्थना करना आपका फर्ज है। शनाया बिस्तर से नीचे कूद गई और अपनी दासियों को प्रार्थना सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। उसकी दासियां भी बहुत कुशल थी। उन्होंने जल्दी से सब कुछ तैयार किया और कुछ ही मिनटों में प्रार्थना सामग्री पहले से ही एक मेज पर रख दी। आसमान में चांद चमक रहा था और मौसम सुहावना था। शनाया ने 3 मोमबत्तियां जलाई। उसने अपनी नौकरानियों को कुछ कागज के पैसे जलाने का भी आदेश दिया और अपनी आंखें बंद करके उन मोमबत्तियों के आगे कुछ शब्द फुसफुसाए। कागज का पैसा बर्तन में चल रहा था। अचानक एक हवा आई जिसने राख को हवा में उड़ा दिया और कुछ देर तैरने के बाद सारी राख हवा में गायब हो गई। उसके साथ प्रार्थना करने वाली नौकरानी चुपचाप फुसफुसाई, मालकिन, किसकी आत्मा यहाँ है? शनाया ने अपनी नौकरानी को यह नहीं बताया कि वो किसके लिए प्रार्थना कर रही है। नौकरानी को लगा कि वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही है। शनाया ने उस राख को देखा जो बादलों की तरह हवा में उड़ रही थी और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने
शिरीन को अपनी आंखें बंद करके शांति से उड़ते हुए देखा हो। जब वो वापस कमरे में आई तो उसने अंगूठी को वापस अपनी कलाई पर पहना। अंगूठी ने उत्साह से उससे पूछा, क्या आप कुछ महसूस कर सकती हैं? क्या आप अपने शरीर को अधिक आराम की स्थिति में महसूस कर रही हैं? शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर को महसूस किया। उसने पाया कि उसका थोड़ा सख्त शरीर अब और अधिक हल्का और फुर्तीला हो चुका था। शनाया को राहत मिली। अचानक उसे कुछ याद आया। मुझे उस ओर जाने का मन कर रहा है। शनाया तुरंत टेलीपोर्ट करना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली और चारों ओर देखा। मैं अभी भी यहाँ क्यों? शनाया टेलीपोर्ट नहीं कर पाई और अभी भी अपने कक्ष में थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शनाया को यकीन नहीं हुआ और इसने इसे दूसरी बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो असफल रही। ये कैसे हो सकता है? शनाया को चिंता होने लगी। उसने अंगूठी से पूछा, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? यह अभी जो पूजा पाठ की इसीलिए तो नहीं? अंगूठी भी असमंजस में थी। यह असंभव है। अब तो आप और भी अधिक लचीली हो गई हैं। शायद आप थकी हैं, इसीलिए इतना व्यस्त दिन था आज का आपका। क्या ये सच था? शनाया ने डॉक्टरी की पढ़ाई भी पढ़ी थी। वो खुद को शारीरिक तौर पर फिट महसूस कर रही थी। उसने लगातार खुद को कुछ आराम देकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। शनाया के पास इस टेलीपोर्ट के ना होने की परेशानी को सुलझाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पहले आराम करने का फैसला किया। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि चुपचाप खिड़की खुली और कक्ष में कोई घुसा। हरे रंग के कपड़ों में एक आदमी अचानक शनाया के बिस्तर के पास दिखाई दिया। वो एक पल के लिए शनाया के पास खड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर बिस्तर के चारों तरफ लगे जालीदार पर्दों को खोल देता है, जिससे अंदर सो रही शिरीन जाग जाती है। बिस्तर पर पड़ी शनाया पतली और आकार में छोटी थी। हथेली के आकार के छोटे से चेहरे पर एक अलग ही नाजुक विशेषता थी। शिरीन के माथे पर एक लाल धब्बा था। वो आदमी उसे देखता है। अगर वो धब्बा ना होता तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। शनाया को चैन से नींद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा मुंह फेर लिया, अचानक से करवट ली और रजाई को कोने में लात मारी। वो आदमी घबराया क्योंकि रजाई उड़कर उस आदमी के मुंह पर आ गई। उस आदमी ने जल्दी से उस रजाई को दोबारा शनाया को उड़ा दिया। गर्मी लग रही है यार। शनाया नींद में बड़बड़ाई और फिर रजाई को लात मारकर दोबारा से दूर फेंक दिया। लेकिन ये सर्दी का मौसम था और रात में काफी ठंड पड़ती थी। उस समय कमरे में हीटर नहीं हुआ करते थे। रजाई से ढके बिना शनाया को ठंड लग सकती थी। हालांकि शनाया को ठंड नहीं लग रही थी। उसने केवल एक पतली नाइट गाउन पहनी हुई थी और उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वो आदमी शनाया को बड़े गौर से देख रहा था और उदास भी लग रहा था। वो सोचने लगा कि शनाया का शरीर इतना गर्म कैसे? उसने शनाया की कलाई को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी उंगलियां दूर की और शनाया की ओर फिर से देखा। फिर उसने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर घुमाई। ऐसा लग रहा था कि वो ये देख रहा है कि शनाया को बुखार तो नहीं। इसके बाद उसने हाथ हटा लिया। उसने शनाया के चेहरे को देखा और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली